किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। समय रहते नहीं कराया ई-केवाईसी तो अटक सकती है योजना की अगली किश्त। कई देशों में मक्का उत्पादन घटने का अनुमान। देश भर में एमएसपी से 768 रुपए प्रति क्विंटल अधिक महंगा हुआ मक्का। कपास की खेती करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार देगी अनुदान। अनुदान पाने के लिए 31 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDEX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लेना चाहिए। सरकार ने बीते दिनों ई-केवाईसी की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो फिर हो सकता है कि आप अगली किस्त का फायदा पाने से वंचित रह जाएं, क्योंकि केंद्र ने अब इसे अनिवार्य कर दिया है। देश की कई मंडियों में मक्के की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 768 रुपए प्रति क्विंटल तक अधिक हो गई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि उत्पादन में कमी की वजह से दाम में तेजी दिख रही है। गुजरात के राजकोट जिले की धोराजी मंडी में 20 जून को मक्के का भाव 2730 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि महाराष्ट्र की सांगली मंडी में 2604 रुपए, तमिलनाडु की इरोड मंडी में 2525 रुपए और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2228 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट किसानों को अवार्ड दे रही है। इस अवार्ड के लिए उत्कृष्ट तरीके से जैविक खेती करने वाले 3 किसानों का चयन किया जाएगा और चयनित किसानों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जैविक खेती करने वाले किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। किसान अपने जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में मांगी गई जानकारियों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। किसान डाक से भी आवेदन भेज सकते हैं। इस अवार्ड को वही किसान पाने के हकदार होंगे जो लगातार 5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में देसी कपास का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। पिछले सीजन में प्रदेश में करीब 15,90,000 एकड़ में कपास की खेती की गई थी। इस बार खरीफ सीजन में सरकार ने 19.25 लाख एकड़ में कपास की बिजाई का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत हरियाणा सरकार प्रति एकड़ देसी कपास की खेती पर 3,000 रुपए का अनुदान दे रही है। कपास की फसल पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट fasal.haryana.gov.in पर जाकर 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई रखी गई थी। किसानों की मांग को देखते हुए इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। दरअसल कपास खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली एक प्रमुख नकदी फसल है। ऐसे में अगर किसान सही तरीके और विशेषज्ञों की सलाह से इसकी खेती करें तो कम दाम और कम लागत में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसका असर दालों पर भी देखने को मिल रहा है और दालें महंगी होने लगी हैं। चौतरफा बढ़ती महंगाई के बीच एक महीने में दाल की कीमतों में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल बीते एक महीने में काबुली चने का भाव सबसे ज्यादा 16% बढ़ा है। अभी इसकी कीमत 110 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि एक माह पहले 95 रुपये प्रति किलो थी। वहीं देसी चना भी 5,000 रुपये से बढ़कर 5,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
इस बीच दालें 710% महंगी हुई हैं। अरहर दाल 125 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि सबसे सस्ता बिकने वाला चना दाल 80 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। सीजन 2021-22 के लिए सरकार को 40 लाख टन अरहर उत्पादन का अनुमान था। पिछले सीजन में 4.32 लाख टन अरहर का उत्पादन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में अरहर की फसल 30% तक कम उतरने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में दिखाएंगे एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्होंने ठंडे इलाके में पैदा होने वाले बादाम और सेब को हरियाणा जैसे शुष्क और गर्म प्रदेश में पैदा कर पेश की है एक नई मिसाल। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। पत्थर पर दूब उगाना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यदि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखना हो तो आपको हमारे साथ आज चलना होगा करनाल। बात करनाल में जीटी रोड पर ढाबा चलाने वाले किसान नरेंद्र चौहान की, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और विज्ञान की मदद से जो कर दिखाया है, उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये सचमुच पत्थर पर दूब उगाने से कम नहीं है। देखिए मंडी.com की एक खास रिपोर्ट। ये ना जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है और ना ही हिमाचल प्रदेश का पालमपुर। ये है हरियाणा का करनाल, जहां एक किसान ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी हरियाणा जैसे प्रदेश में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल सेब के पेड़ों का नाम सुनते ही सबसे पहले जेहन में पहाड़ी और ठंडे इलाके आते हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कभी सेब का पेड़ नहीं देखा होगा, लेकिन हरियाणा के करनाल में गांव उचाना के किसान नरेंद्र सिंह चौहान सेब और बादाम की खेती वैसे ही करते हैं जैसे वो कभी परंपरागत खेती गेहूं और धान की करते थे। कुछ हटके करने की मेरी इच्छा रहती थी। लकीर का फकीर बन के मैं नहीं चलना चाहता था। जैसे मैंने बादाम का नई वैरायटी तैयार की, 92 में मैं पूना गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं गणेश वैरायटी अनार लेके आया, वो भी यहाँ पे लगाया, अच्छे से कामयाब रहा। कुछ अलग करने का जुनून हो और मेहनत में कोई कमी न हो तो प्रकृति भी साथ देती है। अखबार में रिपोर्ट पढ़ने के बाद नरेंद्र सिंह चौहान को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर वो खुद अपनी आंखों से उन पेड़ों को देखने के लिए होशियारपुर पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये पौधे पालमपुर यूनिवर्सिटी से लाए गए हैं। फिर वो पालमपुर यूनिवर्सिटी भी गए। पालमपुर यूनिवर्सिटी पहुंचकर नरेंद्र सिंह चौहान ने मैदानी इलाकों में सेब की फसल से जुड़े शोध के बारे में पूरी जानकारी ली और फिर यूनिवर्सिटी से सेब के 35 मदर प्लांट लाकर करनाल स्थित अपने फार्म में उसे आजमाने का फैसला किया। छोटे स्तर पर हुई ये शुरुआत
अब 16 एकड़ के बागीचे में तब्दील हो चुकी है। फिर 95 में मैंने देखा पंजाब केसरी में किसी होशियारपुर के फार्मर का इंटरव्यू आया था, फोटो भी छपी थी और पालमपुर यूनिवर्सिटी के वहाँ पे साइंटिस्ट भी खड़े थे उसके खेत में फार्मर के, और सेब की बागवानी वहाँ अच्छे से हो रही थी। जब मैंने देखा कि होशियारपुर में हो सकती है तो मेरे करनाल में भी हो सकती है, फिर मैं उस अखबार को मैंने अपने हाथ में ले लिया और उसकी तह तक मैं गया, पालमपुर यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैं पौधे लेकर के आया, हरिमन शर्मा से मिला, वहाँ से भी पूरी जानकारी ली, वहाँ से भी पौधे लेकर के आया, मैंने यहाँ पे लगाए और तीसरे साल इन पे फल अच्छे से आ गया। जब इन पे फल आ गया तो मैंने यहाँ हरियाणा में सभी फार्मर्स को बताना शुरू कर दिया कि हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश चारों स्टेट में ये सेब की बागवानी, बादाम के साथ साथ सेब की बागवानी पूरी तरह कामयाब है। सामान्य और परंपरागत खेती तो नरेंद्र सिंह चौहान ने बहुत कर ली थी, पर अब कुछ अलग करने की चुनौती के रूप में उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। आज नरेंद्र शुष्क प्रदेश हरियाणा के 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले औद्योगिक जिले में सेब और बादाम की खेती कर रहे हैं। आपको हैरानी हो सकती है कि सेब के बाग तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेशों में होते हैं, हरियाणा जैसे गर्म इलाके में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन नरेंद्र सिंह चौहान ने इसके बारे में न सिर्फ सोचा, बल्कि उस सोच को अमली जामा पहनाने की दिशा में गंभीरता से काम करते रहे। 88 में मैं घूमने गया था अखनूर एरिया में, वहाँ पे मैंने देखा सड़क के किनारे पहाड़ियों पे बादाम के पेड़ खड़े हैं और टेम्परेचर वहाँ 47 डिग्री था। फिर वहाँ से कटिंग ला करके यहाँ मैंने बादाम के इसके आड़ू के पेड़ पे इसको ग्राफ्ट करके तैयार किया और ये पूरी तरह से कामयाब हो गया। दूसरे साल से इसने फल देना शुरू कर दिया। तब से मैंने यहाँ पे बादाम के पेड़ उगाने शुरू किए और अपना ही इस वैरायटी को नाम दिया राणा गुरबंदी 96, और पूरी तरह से बादाम इस पे लगते हैं। एक पेड़ पे 40 से 45 किलो हरे बादाम मिल जाते हैं, जिसको कि मार्केट में अगर हम बेचें तो मंडी रेट 80 से 160 रुपए किलो तक हमें मिल जाता है। और अगर इसे हम पकाएं तो पेड़ पे लगे रहने दें तो पक के अपने आप ऐसे ऊपर हरा हरा बकल ये इसका फट जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिर जाएगा बादाम की गिरी इसमें से निकाल के हम सुखा के रख सकते हैं, और अगर उसको भी तोड़ के उसके अंदर से बादाम गिरी निकालते हैं तो 8 से 9 किलो प्योर गिरी हमें एक पेड़ से मिल जाती है। बदलती तकनीक और इनोवेशन ने खेती का चेहरा बदल दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस संदर्भ में एक शोध किया था। इस शोध में साबित हुआ कि सेब की एक खास किस्म, जिसे अन्नाडोर सेट गोल्डन कहते हैं, वो उच्च तापमान यानी कि 40-45 डिग्री के तापमान वाली जगह पर भी उगाई जा सकती है। इस शोध के तहत पंजाब के होशियारपुर जैसे मैदानी इलाके में प्रयोग के तौर पर सेब के पौधे लगाए गए। हाई टेम्परेचर में उगाने वाला पौधा की वैरायटी पालमपुर यूनिवर्सिटी ने तैयार की, जो कि फ्रांस से वो लेके आए थे, अन्ना और डोरसेट गोल्डन। उन्होंने कहा भी ये 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर सहन कर सकती है। तब मुझे लगा कि मेरे हरियाणा में हो सकती है। वही वैरायटी मैं लेके आया जो यहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर भी सहन कर सकती थी, उसको मैंने यहाँ पे उगाया। उस पे जो बैकग्राउंड पे काम किया वो वहाँ के पालमपुर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने किया, और यहाँ पे आगे इसको किसानों तक पहुँचाने का जो काम किया वो मैंने किया। अब इनके बागीचे में एक पेड़ पर 60 से 70 किलो सेब लगने लगे हैं। चौहान का कहना है कि पौधा लगाने के 3 साल बाद पहली बार 15 से 20 किलो सेब लगने शुरू होते हैं। 8 साल में यह सिलसिला 60 से 70 किलो तक पहुंच गया है। मैदानी इलाके और गर्म तापमान में होने वाले इन सेब का स्वाद हिमाचल और कश्मीर के सेब जैसा ही है, लेकिन इनका रंग पहाड़ी इलाके की तुलना में लाल नहीं बल्कि हरा होता है। जो मैदानी एरिया में एप्पल हो रहा है उसमें मिठास के साथ साथ हल्की सी खटास है, बट जूस बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ के सेब की, हरियाणा के सेब की बात करें, अगर हम उसमें बुड़का मारेंगे तो हमारा रस ऊपर गिरेगा ही गिरेगा, इतना जूसी है ये। बाकी कलर उतना लाल नहीं होता, बिल्कुल रेड नहीं होता, येलो एंड रेड रहता है। कोई आधा रेड हो गया, कोई पूरा रेड हो गया, किसी पे लाल लाल धारियां आ गई, इस तरह से ये रेड भी रहता है। अब तक नरेंद्र सिंह चौहान
हजारों की तादाद में सेब के पौधे अन्य प्रदेश के किसानों को दे चुके हैं। यहाँ से पौधे कोरियर के माध्यम से भी दूसरे जगहों पर पहुंचाए जाते हैं। चौहान बताते हैं कि उन्होंने मांग के आधार पर करनाल के सेब के पौधों को गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक भेजे हैं। इतना ही नहीं, दूर दूर से किसान आकर अक्सर उनसे सलाह भी लेते हैं कि किस तरीके से सेब की खेती मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, ये सब जगह से मेरे पास फार्मर आते रहते हैं और टाइम टू टाइम पौधे ले जाते रहते हैं। पूरे इंडिया में मैं दिसंबर के महीने में कोरियर से भी भेजता हूँ। 15 अक्टूबर से पहले मैं बुकिंग करता हूँ, 15 अक्टूबर से मैं बुकिंग बंद कर देता हूँ। सेब की खेती करने वाले किसान नरेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्जी और फल की खेती लाभकारी है। किसानों को चाहिए कि खेतों में फल और सब्जी उगाएं। इसके लिए सरकार भी बागवानी और फलों की खेती पर अनुदान देती है। गेहूं और धान के अलावा उन्हें फलों की खेती करनी चाहिए, तभी उनकी आमदनी बढ़ेगी। 100% किसानों को अगर अपना जीवन व्यतीत करना है, खुशहाल रहना है, तो परंपरागत खेती को छोड़ के बागवानी और सब्जी और फ्रूट की तरफ आना ही पड़ेगा। इसके सिवाय उनके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी जमाने में परंपरागत खेती के लिए मशहूर हरियाणा के करनाल में ज्यादातर किसान धान और गेहूं की पैदावार करते थे, लेकिन अब यहाँ के किसानों ने बागवानी की बदौलत अपनी आय दोगुनी नहीं 3 गुना कर ली है। नरेंद्र सिंह चौहान भी मानते हैं कि अगर किसान हॉर्टिकल्चर में समय पर अच्छी मेहनत करें तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मंडी.com के लिए करनाल से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में किसानों के काम की बात। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त है NCDX पाठशाला का, तो तैयार हो जाइए नोटबुक और पेन के साथ नोट करने हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही खास जानकारियों को। ये जो NCDX द्वारा प्रदर्शित किए हुए स्पॉट प्राइसेस हैं, इनकी कुछ बारीकियां हैं। इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है उसका उपयोग करने से पहले। सबसे मुख्य बारीकी ये है कि ये जो NCDX द्वारा प्रदर्शित स्पॉट प्राइस है वो उस एक कमोडिटी की बेसिस सेंटर के लिए है। दूसरा, ये NCDX द्वारा निर्धारित किए हुए जो गुणवत्ता नियम हैं या जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके बेसिस पे वायदा कॉन्ट्रैक्ट NCDX पे ट्रेड हो रहा है, ये प्राइस उस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के लिए ही है। तीसरा, ये जो प्राइस है वो NCDX के उस सेंटर के वेयरहाउस तक उस कमोडिटी को डिपॉजिट करने तक के सारे खर्चे इसमें इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स।
तो जो वैट है ये इसमें नहीं है, बट जो मंडी में किसानों के जो भाव पे माल बिकता है उन भावों के ऊपर कुछ और खर्चे इस NCDEX के स्पॉट प्राइस में इंक्लूड होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल इसमें दूंगा, जैसे कि किसान का माल एक जो मंडी में बिका उसके बाद उस पे मंडी टैक्स लगती है, उस पे मंडी के कुछ सेस होती हैं वो लगती हैं, आड़त का कमीशन होता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग जिसे लदाई तुलाई ये जो खर्चे होते हैं वो होता है, और उस कमोडिटी को उस मंडी से लेके वेयरहाउस तक लेके जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे किसानों द्वारा बिके हुए भाव के ऊपर ऐड होते हैं। इसमें सेल्स टैक्स ऐड नहीं होता। तो ये जो NCDEX का प्राइस है वो जो लूज प्राइस प्लस ये सारे खर्चे मिला के एक बिल्टी प्राइस होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये भाव पे तो हमारा माल बिक ही नहीं रहा है। अब इसके जो फायदे हैं तो इसके फायदे हर यूजर लेवल पे डिफरेंट हैं। जैसे जो वायदा के कारोबारी हैं, तो वायदा के कारोबारी को हमेशा ये जानकारी रहेगी कि वो जिस कमोडिटी के वायदे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा है उस वायदे कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइंग है वो उसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। हाजिर बाजार में जो भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से जो वायदे का कारोबारी है वो अपनी पोजीशंस चेंज कर सकता है। ये जो वायदे के कारोबारी का फायदा हुआ। दूसरा, किसानों के लिए इसमें बहुत फायदे हैं। सबसे पहली चीज, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसी कोई और संस्था नहीं है जो कंसिस्टेंटली एक क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के लिए दिन में 2 बार हाजिर के भाव प्रदर्शित करती है। जो दूसरी संस्थाएं हैं वो आज के हाजिर के भाव आपको कल प्रदर्शित करती हैं, और वो भी कोई एक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से एक गुणवत्ता नियमों के अनुसार नहीं है। वो जो भाव प्रदर्शित करते हैं वो उस मंडी में जितना भी माल उस कमोडिटी का आया है उसका जो लोएस्ट प्राइस पे क्या ट्रेड हुआ है, जो हाईएस्ट प्राइस पे क्या ट्रेड हुआ है और एक एवरेज प्राइस पे क्या ट्रेड हुआ है वही दर्शित करती हैं। लेकिन NCDEX ही एक ऐसी संस्था है जो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के लिए ऑन ए डेली बेसिस कंसिस्टेंटली दिन में 2 बार ये भाव प्रदर्शित करती है। तो ये भाव NCDEX द्वारा प्रदर्शित किए गए स्पॉट प्राइस आपको दिन में भी मिल सकते हैं। मतलब आज के दिन में सुबह का एक प्राइस आपको मिलेगा और आज ही के दिन में आपको एक शाम का प्राइस भी मिलेगा। ये किसानों के लिए फायदे। और किसानों के लिए जो दूसरे फायदे हैं, जैसे कि किसानों को यह पता चलता है कि NCDEX की जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं उसका अगर जो ये भाव है तो मेरी जो पैदाइश है, जो किसान की पैदाइश है, उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस क्या है उसको वो बेंचमार्क कर सकता है NCDEX के स्पेसिफिकेशंस के साथ, और फिर वो पता कर सकता है कि अगर जो NCDEX क्वालिटी का भाव ये है तो एटलीस्ट जो किसान द्वारा पैदाइश की गई क्वालिटी है उसका भाव एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। तो इससे उसकी जो निर्भरता है, आड़तियों के ऊपर जो निर्भरता है या मंडी के ऊपर जो निर्भरता है वो कम होती है, और उसे पूर्व जानकारी होती है मंडी में आने से पहले कि मेरे माल का मेरे को ये भाव तो मिलना ही चाहिए। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।